हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। आपको याद है तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की थी मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये तो आपको ऑलरेडी आता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स कितना लगा रहे हैं हम? 200 न्यूटन। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वर्ड याद रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी से हम एक वुडन कैबिनेट को मूव कराना चाहते हैं। What is the friction force that will be exerted on the cabinet? तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना होगा? Constant velocity means no acceleration। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। और एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब एफ नेट, नेट फोर्स भी क्या है? ज़ीरो है। और अगर नेट फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ये फोर्स को अपोज कर रहा है वो एग्जिट कितना होना चाहिए? इतना ही, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जो आपको यहाँ पे पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो एग्जिट कितना होना चाहिए? 200 न्यूटन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो वुडन कैबिनेट है उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव तभी होता है जब उसके ऊपर हमने जो लगाया है फोर्स F, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्मॉल f सपोज नाम दे देते हैं, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तभी आप बोल सकते हो कि नेट फोर्स ज़ीरो है। और आपको पता है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन है वो कंटिन्यू करेगा। अब वो v वेलोसिटी से सपोज मूव हो रहा था तो उसी वेलोसिटी से मूव होता रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम। दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मास क्या है? 1.5 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, m1 इक्वल टू 1.5 लिख दूँ और m2 भी 1.5 किलोग्राम। ओके, चलो तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट in opposite direction, the velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। मतलब क्या, एक की वेलोसिटी अगर u1 में नाम दे दूँ तो वो कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे की वेलोसिटी u2 नाम दे दूँ, वो कितनी है? -2.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों?
क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, मतलब एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था। दोनों का मास इक्वल था, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक वेलोसिटी को आप पॉजिटिव नाम दोगे, दूसरी वेलोसिटी को नेगेटिव। ओके ओके, तो द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। ओके, कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब वेलोसिटी आपको चाहिए कंबाइंड ऑब्जेक्ट के लिए। जहाँ पे कोलिजन की बात आए वहाँ पे आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 9th स्टैंडर्ड में हो आपके लिए ही ये लॉ है। 11th स्टैंडर्ड में भी अगर कहीं पे कोलिजन की बात आएगी तो सबसे पहले लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो क्या करोगे आप लिखोगे एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में लिख रहा हूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, फिर क्या करोगे फाइनल मोमेंटम के लिए m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू वी इज इक्वल टू m1 इंटू u1 प्लस m2 u2। चलो यहाँ पे u1 u2 नाम दिया है क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट थी, एक की थी +2.5 दूसरे की थी -2.5, बट यहाँ पे वेलोसिटी एक ही रखी है। क्यों? क्योंकि आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे में मर्ज होके फिर ट्रैवल करते हैं, तो एक ही वेलोसिटी होगी, तो अलग अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं है। चलो, दोनों ऑब्जेक्ट का मास है 1.5, तो 1.5v प्लस 1.5v इक्वल टू 1.5 इंटू यहाँ पे आएगा 2.5 प्लस 1.5 इंटू यहाँ पे आएगा -2.5। तो यहाँ पे देखो आंसर आ गया 0 आपका, और ये 3v, तो v इक्वल टू क्या बनेगा 0। मतलब क्या हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट के मास सेम है और दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हुए अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, तो दोनों अगर एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाए तो रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। ठीक है, बट उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे कि हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। फिर आप जब हायर स्टडीज़ करोगे 11th स्टैंडर्ड में, सपोज आए साइंस में एडमिशन लिया, और तब वहाँ पे आप अदर फोर्सेस और अदर फैक्टर्स यहाँ पे जो इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में भी बात करोगे। बट अभी अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूँ तो ऐसा प्रैक्टिकली भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विथ एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ओके, ये तो सही है। चलो, यहाँ तक तो सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ओके, तो ट्रक मूव क्यों नहीं हो रहा है? तो एक तो ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है ना। अब मास ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि वो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा नीचे की ओर mg। अब जिससे क्या होगा
तो जितना यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना ही यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी ये रेस्ट में है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन को सपोज मैं Fs नाम दे दूँ, वो उतना ज़्यादा होगा कि हम यहाँ पे जो फोर्स लगाते हैं ट्रक के ऊपर, ठीक है ना, उससे ट्रक मूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा फोर्स है वो बहुत ही कम रहेगा अगर आप कंपैरिजन करो स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ऐसा कुछ आएगा μs/mg। तो देखो ये नीचे की ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और ये जो ट्रक है ना, ट्रक के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगा वो जितना ज़्यादा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहता है, और जितना फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा उतना ही आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ये ट्रक को मूव कराने के लिए। ठीक है, मतलब क्या कि अगर आप ट्रक के ऊपर ये डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगेगा, टोटल फोर्स हो जाएगा 0। अगर आपने लगाया 20 तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा 20 न्यूटन, है ना, क्योंकि ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था सपोज 500 न्यूटन था, तो आप जब तक 500 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते तब तक ट्रक है वो मूव होने वाला नहीं है। ठीक है ना, सपोज आपने यहाँ पे लगा दिया 100 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी सामने फोर्स लगाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना वो वेरिएबल होता है। और ये जो है ना यहाँ पे मैंने लिखा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर? तो अभी तो आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ट्रक ज़्यादा मैसिव है, इसीलिए उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा, और जो हम ट्रक के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो उतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो फ्रिक्शनल फोर्स की इफ़ेक्ट को कम कर पाए। ठीक है, क्लियर? तो बस ऐसे आपको ओन वर्ड्स में आंसर दे देना है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे आंसर बोल रहा हूँ, ड्यू टू द ट्रक्स हैवी मास द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज़ वेरी हाई, द स्टूडेंट्स फोर्स इज incapable of overcoming the static friction and is therefore unable to move the truck. The net unbalanced force in either direction is 0 in this situation, which is the reason why there is no movement here. The student's force and the force applied due to the static friction gets cancelled out. बस सिर्फ इतना लिखना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। चलो हॉकी बॉल का मास कितना है? 200 ग्राम है, तो यहाँ पे मैं मास लिख दूँ 200 ग्राम। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो 0.2 किलोग्राम। ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। इस struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल बन गई, वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा ना, इसीलिए हम लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड। Calculate the change in momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. एकदम इजी है। आपको क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी बोल सकते हैं। याद रखना, अगर मैं किसी क्वांटिटी को सपोज मैं एक्स लूँ पोजीशन, तो डेल्टा एक्स क्या बनेगा? चेंज इन पोजीशन। अगर मैं मोमेंटम पी लूँ तो डेल्टा पी क्या बनेगा? चेंज इन मोमेंटम।
ठीक है, तो हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी के लिए आप क्या करोगे, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हैंस डेल्टा पी इज इक्वल टू, चलो मास क्या है यहाँ पे 0.2 किलोग्राम, 0.2 इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है -5 माइनस 0.2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, तो ये आया -1 -2, ये रहा -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये नेगेटिव साइन क्यों आया है वो भी याद रखना है कि हमने यहाँ पे जिसको नेगेटिव बोला था उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, अगर आपने ये पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लिया होता और इसको नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव लिया होता तो आपका आंसर प्लस आता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब जब आपका आंसर प्लस आता तब भी यही डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता क्योंकि इसको आपने पॉजिटिव ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर अगर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो, हैंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल इज़ 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये यूनिट कैसे बना वो भी याद रखो, फिर से याद दिला देता हूँ। मोमेंटम इक्वल टू क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसीलिए यहाँ पे यूनिट बन रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो कहीं पे भी यूनिट लिखना मत भूलो। अगर यूनिट लिखना भूल गए तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। देखो जहाँ पे आंसर बनेंगे, ज़ीरो के लिए नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट जहाँ पे आंसर बन रहे वहाँ पे आपको यूनिट लिखना है। अगर यूनिट नहीं लिखा हाफ मार्क कट सकता है। ठीक है, चलो तो आज यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप खुद भी एक दो बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो। और ये चैप्टर फिनिश होने में है, एक लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा जहाँ पे हम रिमेनिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, फिर एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करके देख लो, कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी कांटेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो आप डाउट है तो एनी टाइम पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ, बट पहले आपको उसी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, 3-4 बार प्रैक्टिस करो तभी समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता तो फिर डाउट पूछ सकते हो। क्लियर, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।